ईमानदारी जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप ये मत सोचिएगा कि कहीं पर हम बड़े से बड़े संस्थान में चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो हमको पढ़ाई में वो कामयाब बना देगा। कहने का मतलब क्या है, आप शिक्षा को खरीद नहीं सकते हैं, आप शिक्षा पर अपना ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, आप शिक्षा को छल से नहीं जीत सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं शिक्षा के थ्रू तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो भी हम पढ़ाएंगे, जो भी बताएंगे, उसमें ज़रा सा भी कमियां हम नहीं छोड़ेंगे। उस चीज़ को हम पूरी तरीके से समझा कर ही दम लेंगे। कहने का मतलब क्या है, हो सकता है कि हम जो समझाएं, ठीक है, आप जो समझें, हम जो समझा रहे हैं आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप यह कोशिश करिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अगर कहीं पर आपको दिक्कतें हैं आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं कि यह हमें नहीं आया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड हैं अगर यहाँ पर ज्योग्राफी विद कुलदीप के इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर जितने भी कंटेंट मिलेंगे वह आपके पास पहुँच जाएंगे। ठीक है, हम पढ़ा रहे थे स्लोप, ठीक है, ढाल। अब यह ढाल होता क्या है उसको हम पिछली वीडियो में पूरी तरीके से आपको समझा दिए थे। आज हम देखेंगे यह जो ढाल होता है और हमारे यह जीवन में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो हम कुछ देखते हैं, आखिरकार हम चलते जाते हैं, सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा रहता है, एक पत्थर सा लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतने मीटर, ठीक है, वह बेंचमार्क है। ठीक है, बेंचमार्क होता क्या है, इसी से हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ढाल को आज, ढाल में सिद्धांत हैं कुछ, ठीक है, उन सिद्धांतों को हम देखेंगे कि वह जैसे डेविस का दिया हुआ सिद्धांत है, ठीक है, डेविस ने क्या कहा है, और सीकिंग के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है, उन्होंने क्या कहा है, और पेंग के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, उन्होंने क्या कहा है ढाल के बारे में, ढाल कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, और ढाल के बारे में कुछ खूबियाँ होती हैं जो अलग अलग थिंकर, अलग अलग भूगोलवेत्ता वह अपना नॉलेज उसमें देते हैं कि देखिए हमारे अनुसार यह ढाल के जो भी पैमाने हैं वह यहाँ हमारे सिद्धांत में प्रस्तुत किए गए हैं। इस तरीके के सिद्धांत हम आज देखेंगे और वह सिद्धांत हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। देखिए कोई थ्योरी नहीं लिखने को आती, क्योंकि यूजीसी नेट के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कोई थ्योरी लिखने को नहीं आती है। थ्योरी आपको नहीं रटना है, बस इन सब जो थिंकर हैं इनके बारे में दिया गया जो भी पैमाना है, मतलब इनका जो सिद्धांत है उसमें जो पैमाना दिया गया है कि एक स्लोप कैसे हो, कैसे होता है और कैसे रहेगा, उसके बारे में हम मेन पॉइंट देखेंगे। देखिए सिद्धांत तो यहाँ पूरा देखेंगे, लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है कि हमको इतनी बातें अपने दिमाग में इस सिद्धांत के थ्रू रखनी है जो कि एग्जामिनेशन में हमेशा आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेंचमार्क। आखिरकार यह बेंचमार्क होता क्या है। देखिए हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी है ये मान लीजिए, और हम इसी पर बसे हुए हैं, ठीक है। हमें यह नहीं दिखता कि यह जो गोल है पृथ्वी, यह इसकी गोलाई हमें दिखती नहीं है। जब हम इस पे खड़े रहते हैं हमें ये दिखता है कि पूरा प्लेन, यही तो दिखता है कि हम जहाँ खड़े हैं पूरा प्लेन यहाँ से वहाँ तक। अब गोलाई तो उसको हम देख नहीं पाएंगे ना कभी भी, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है। आखिरकार एक चींटी को एक मेज पर रख दिया जाए, ठीक है, मेज के बीचों बीच, तो वह चींटी यह नहीं समझ पाएगी कि यह मेज का अंत कहाँ है, वह चलती जाएगी, इधर उधर चलेगी। तो वही हम लोग हैं, एक चींटी हैं और मेजनुमा, बड़ी सी मेजनुमा हम पृथ्वी पर स्थित हैं। हम यह नहीं देख पाते हैं कि आखिरकार यह ढलान कहाँ पर हमें मिलता है, क्योंकि हर एक मिलीमीटर पर हमें ढलान मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाएंगे। मिलीमीटर पर ही तो मिलेगा, आखिरकार मिलीमीटर जोड़ते जोड़ते ही तो पूरी पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है, और एक एक बूंद मिलकर के पूरा समुद्र बना हुआ है। एक एक बूंद निकाला जाए तो वह समुद्र खाली हो सकता है अगर अतिरिक्त जल उसमें न जाए तो।
और हम इसमें देखते हैं कि यह पृथ्वी पूरी तरीके से गोल है और इसी पृथ्वी पर समुद्र भी है और इसी पृथ्वी पर स्थल भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं यह बेंचमार्क जो कि हर एक शहर का अपना लगाया जाता है बेंचमार्क, वह किन पैमानों पर लगाया जाता है और उसकी आवश्यकता क्यों होती है, हम यह देखेंगे। अगर मान लीजिए ये है एक, हम मान लीजिए डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर समुद्र का जल मान लीजिए, ठीक है। हम इसको क्यों ऐसा डायग्राम बना रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए इसको कैसे समझा जाएगा। हम बना तो दिए, हम समझा भी रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है हमको कैसे मालूम, सारी बातें हमें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन आपके समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आप इस चीज़ को किस फ्रेम में लिए हुए हैं। देखिए होता क्या है कि हमेशा टीचर ये समझता रहता है शुरू से अंत तक वह क्या पढ़ाने वाला है, क्या समझाने वाला है, तो शुरू से अंत तक पूरा फ्रेम तो उसके दिमाग में बना है, उसी के अकॉर्डिंग वो समझाता है। लेकिन आप जो सुन रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, वो नहीं समझ सकते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ है, इसका अंत कहाँ से होगा। हमें मालूम है हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, अंत कहाँ से करेंगे, लेकिन होता क्या है, गुणवत्ता वही होती है कि हम जो समझ रहे हैं, जो समझ के पढ़ा रहे हैं, आप भी वो चीज़ें समझें। लेकिन हाँ, थोड़ी सी ये चीज़ें हैं कि आप अगर पिछले वीडियो को देखे रहे हो तो यह वीडियो और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम कहाँ तक आपको बताएंगे कि हमारी थिंकिंग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप यह कोशिश करिए कि पिछली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ढाल का पार्ट 2 हम पढ़ा रहे हैं। जब पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं तो हमें यह पता है कि हम कहाँ से आए हुए हैं और कहाँ हमको जाना है पढ़ाते वक्त। ठीक है, आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए यह जो बनाए हुए हैं हम, तो होता क्या है, हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके का बनाना चाहेंगे। अगर ये है स्थल, ठीक है, और यहाँ पर है समुद्र का जल, ठीक है, चूंकि यह अगर मेरी पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर इतना जल है, इतना जल है, इतना जल है, और बाकी सब जो एरिया बच रहे हैं, मान लीजिए जल है, ठीक है, ये जो एरिया बच रहे हैं ये स्थल हैं। ठीक है, जहाँ पर गोला नहीं है वो मान लीजिए स्थल हैं। अब देखिए यह समुद्र वाला जो भाग है वह अपेक्षाकृत नीचे होगा, तभी तो इसमें पानी आया, और वह पानी इस गड्ढे से निकल करके स्थलीय भाग पर नहीं गया, इसी समुद्र में है। और जो यह एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एरिया पूरा ऊंचाई पर है अपेक्षाकृत समुद्र के। ठीक है, अब देखिए समुद्र और यह स्थल, ठीक है, अब यही है स्थल, ये है समुद्र। अब ये समुद्र का एरिया हम बना दिए हैं ये, और स्थल बना दिए हैं ये। ठीक है, अब देखिए यह जो लेबल है, ठीक है, समुद्र तल का ये जो लेबल, अब इस लेबल के अकॉर्डिंग यह ऊंचाई, आखिरकार जो ये है हमारा स्थलीय, मान लीजिए स्थल है ना, स्थल, अब यह स्थल जो है यह अप डाउन होता रहता है। अब दिखाते हैं, देखिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, ये स्थलीय भाग जहाँ पर हम खड़े हैं क्या एकदम प्लेन है? प्लेन तो नहीं है, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पहाड़ी है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। तो इस तरीके से यह कहीं ऊंचा कहीं नीचा है। तो अगर हम ऊंचाई देखते हैं कि कहीं की किसी शहर की ऊंचाई क्या है, किसी देहात की ऊंचाई क्या है, किसी सड़क की ऊंचाई क्या है, और ये ऊंचाई जानना क्यों इतना अनिवार्य है, जो हम बेंचमार्क जो बना दिए जाते हैं वह बनाए क्यों जाते हैं, ऊंचाई का क्या ऐसा प्रभाव है? तो है, समझ लीजिए उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम किसी शहर का बेंचमार्क नहीं देंगे, वहाँ पर जो भी नाले बह रहे हैं, पानी के स्रोत, कहने का मतलब घर का पानी निकलता है, ठीक है, नाली का, और वह कहाँ जाता है और वह मिलेगा कैसे, कहीं पर जाकर, वह वेस्ट पदार्थ कहाँ पर जाकर रुकेगा, यह सब डिपेंड करता है ढाल पर। ठीक है, आपके घर के पीछे, ठीक है, अगर आपका पानी घर के अंदर का जा रहा है तो श्योर है कि ढलान पीछे के साइड होगा। अगर नहीं होगा तो आप इतनी गहरी नाली बनाएंगे कि वह पीछे के ही तरफ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखाते हैं, अगर मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, अब इस साइड से आप प्रवेश किए, यहाँ पर घर है, जितने भी कमरे हैं इन सब का पानी बाहर जा रहा है, और यह एरिया इतना ऊंचा है। ठीक है,
अब बताइए ये पानी ऐसे चढ़ेगा तब फिर ऐसे जा कर के चला जाएगा? नहीं। अगर आपका पीछे का हिस्सा ये है तो यहाँ पर जाकर यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाली भूमि ऊंचाई पर है तो कैसे जाएगी? तो आपको इतना गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा कि इस तरीके का गड्ढा होगा तभी वो पानी जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा पूरी तरीके से यही है कि जो भी शहर हैं वहाँ का ढाल किस साइड में है, कैसा है, कितना और ज़्यादा ढाल करना पड़ेगा वहाँ के जल के निकास का, तो यह सब डिपेंड करता है बेंचमार्क पर, ठीक है। हर एक स्थल, मान लीजिए ये हो गया कानपुर, ठीक है, ये हो गया लखनऊ, ठीक है, ये हो गया चेन्नई, ठीक है, ये हो गया दिल्ली। अब देखिए, अब हर एक स्थान का अलग है। यहाँ कानपुर है तो यहाँ महोबा मान लीजिए, ठीक है। यह अगर लखनऊ है तो ये मान लीजिए सुल्तानपुर, और ये चेन्नई है तो यह हो गया बंगलौर, ठीक है। तो कहीं पर ऊंचाई पर है, कहीं निचाई पर है। तो यह सब क्या डिपेंड करता है? समुद्र तल की ऊंचाई। और चूंकि पिछली क्लासों में हम आपको बता चुके थे कि कोई भी जल हो, अगर वह बह रहा है तो उसका आधार तल एक ही है, समुद्र, ठीक है। अगर जल बह रहा है तो उसका आधार तल समुद्र ही है। हाँ, अगर हम एक गिलास पानी अपने दरवाजे पर डाल दें तो वह जाएगा कहाँ? समुद्र में थोड़ी जाएगा, वो तो बगल जहाँ वह रुक जाएगा वही आधार तल माना जाता है। लेकिन हम एक बड़े जलराशि की बात कर रहे हैं, जैसे नदी हुई, नदी निकली तो कहाँ जाएगी? वह जाएगी समुद्र में ही, ठीक है। और एक गिलास पानी जो हम गिरा रहे हैं वह कहाँ जाएगा? वह ऐसे स्थान पर जाकर रुक जाएगा जहाँ पर क्या हो गया? वह स्थिर हो जाए, ठीक है। वहीं से वाष्प बन कर के वह आसमान में उड़ जाता है। आखिरकार पानी सूखता कहाँ? एक गिलास पानी अपने दरवाजे पर फेंक दिए अगर आप, तो वह पानी जाएगा कहाँ? समुद्र में थोड़ी चला जाएगा। हाँ, समुद्र में ही जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे हम बताते हैं। वह पानी जब फेंके हैं वो कुछ देर बाद सूख जाएगा। सूखने के बाद कहाँ जाएगा? हमारे एनवायरनमेंट पे चला जाएगा, बादल बन जाएगा। बादल बनने के बाद होगा क्या? वह बादल एक स्थान दूसरे स्थानांतरित हो जाएगा, और हो सकता है कि वह हमारे आसपास ही कहीं गिर जाए, लेकिन गिर जाएगा फिर जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो हो सकता है फिर समुद्र में चला जाए, या नदियों में वह जल गिर जाए, ठीक है। नदियों के थ्रू समुद्र में चला जाए, लेकिन वह जाएगा आधार तल पर ही। हाँ, तो हम बताना क्या चाह रहे थे, ये जैसे हम ढाल इस तरीके से ढाल ना बनाकर, चलिए इसी तरीके से ढाल हम बनाएं। ऐसे नहीं कोई समझाता है तो ये डायरेक्ट ऐसे खींच करके इसे समझा देते हैं, तो हम बेंचमार्क ऐसे समझाएंगे, अपने तरीके से चलिए समझाएंगे। देखिए है क्या, इस तरीके से खींचिए अब, ठीक है। यह स्थल है, कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर नीचाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कोई शहर बस गया है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ शहर बस गया है और एक शहर यहाँ पर बस गया है, ठीक है। अब बताइए, यह दोनों शहर एक इससे ज़्यादा ऊंचाई पर है और यह जो है इससे नीचा शहर है, ठीक है, ऊंचाई में। अब फर्क क्या पड़ेगा? तो कई ऐसे फंडे हैं, पिछली वीडियो में आप जाइए, इसका भी आप समझ सकते हैं कि यह ऊंचाई और नीचाई का अंतर क्या है। आखिरकार बर्फ़ कभी आप देखे हैं कानपुर में गिरी? जो बर्फ़ गिरती रहती हैं, कभी हुआ ठंडी में बर्फ़ गिरी जो पूरा घर ढंक जाता है? ऐसा नहीं होगा। लेकिन वहीं पर आप चले जाइए उत्तराखंड, वहाँ पर बर्फ़, आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर गिरेगी। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पर है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, समुद्र से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। अब जैसे कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, मतलब ठंडी हो जाती है। देखिए पहाड़ी एरिया में ठंडी हमेशा क्यों रहती है? क्योंकि वो ऊंचाई पर है। पृथ्वी तल से जब हम ऊपर जाते हैं तो हमको क्या मिलता है? ठंडी मिलता है, मतलब इन्वायरमेंट बहुत ठंडा हो जाता है। तो वहाँ पर जो बारिश होती है वो बर्फ़ के रूप में होती है। वो बर्फ़ गिरते नहीं, वो बारिश होती है जो बर्फ़ के रूप में होती है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए, ये बेंचमार्क हम समझ रहे थे, ध्यान में हमेशा रखे रहिएगा। ये देखिए, इसके बराबर कोई भी तल मापा जाता है, ठीक है, इसके बराबर। अब समुद्र तल के बराबर, चूंकि देखिए पहले यह कराची में था, ठीक है। यह मतलब यह लेबल जो है एक स्थान से डिसाइड होता है कि इस स्थान से लेबल को नापा जाए। पहले कराची में था, लेकिन कराची पाकिस्तान में चला गया, तो यह अब हो गया है मुंबई, ठीक है। मुंबई के बगल में जो सी लेवल है, जो कि समुद्र तल है, वहीं से यह लेबल मापा जाता है। बेंचमार्क जितने हैं यहीं से
इसका डेटा कलेक्ट किए जाते हैं कि यह समुद्र तल से इतने ऊंचाई, मतलब मुंबई के बगल में जो समुद्र है उसके तल के अकॉर्डिंग यह स्थान इतना ऊंचा है। ठीक है, यह सरकार का काम है जो एक ज्ञात स्थान पर ज्ञात ऊंचाई के थ्रू एक चिन्ह, परमानेंट चिन्ह लगा दिया जाता है, उसी को बेंचमार्क कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या। देखिए, अगर इसकी ऊंचाई यहाँ तक है, अगर इसको ऐसे ले लिया जाए तो देखा जाए इसकी ऊंचाई इतना, मान लीजिए 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर और यह ऊंचाई 50 मीटर। ठीक है, तो यह माना जाएगा कि यह बेंचमार्क समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचाई पर है। अब यहाँ मान लीजिए कानपुर, ठीक है, कानपुर और यह लखनऊ मान लीजिए। ठीक है, अब कानपुर की ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर। कहाँ से? समुद्र तल से। ठीक है, और यह क्या है? यह है 50 मीटर लखनऊ। ठीक है, अब यह लखनऊ और कानपुर यह अलग अलग बेंचमार्क हैं, दिए जाते हैं, हर एक सिटी का दिया जाता है कि यह बेंचमार्क है। अब यह बेंचमार्क जो है यह बताएगा कि आपका शहर कितनी ऊंचाई पर है इसके। ठीक है, तो कोई भी नाला का बहाव जो है वह कानपुर के साइड में ना करके, ठीक है, कानपुर के साइड में ना करके इस साइड में किया जाएगा जहां पर वह जलराशि जो वह पानी मुड़ सके, बह सके। ठीक है, और वो अंततः जाकर समुद्र से मिल सके। कहने का मतलब क्या है? शहर के अंदर बहुत सारे नाले होते हैं। अब वह नाले जो छोटे पैमाने पर हैं, देखिए बेंचमार्क यही नहीं है, बेंचमार्क 4 प्रकार के होते हैं। देखिए उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यह समझ लीजिए बेंचमार्क। देखिए कमेंट कर देंगे, हम उसको भी पढ़ा देंगे 4 प्रकार के जो हैं, लेकिन उसको हम एकदम इसी में इंक्लूड करके आपको बता दे रहे हैं कि देखिए घर है, ठीक है, अब आपका जो मोहल्ला है, ठीक है, वह कितनी ऊंचाई पर है, यह एक डेटा हो गया। अब मोहल्ले में एक एक घर कितनी ऊंचाई पर हैं, यह हम आप समझ लेते हैं कि उनका घर ज़्यादा ऊंचाई पर है, हमारा घर बहुत नीचाई पर है। यह भी एक प्रकार का बेंचमार्क हुआ। तो एक सिटी में बहुत सारे उप बेंचमार्क होते हैं, ठीक है, जिनको यह देखा जाता है कि यहाँ का पानी वहाँ चला गया, वहाँ का पानी यहाँ चला गया। और कुछ होता नहीं है, बस यही होता है कि यह जो बहाव होता है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी तापमान है उसके अकॉर्डिंग जो शासन या प्रशासन की जो रणनीति होती है या ये जो योजनाएं होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए, और यह ज्ञात करने के लिए कि यहाँ पर जो संसाधन हैं उसको किस प्रकार से ऐसा बेहतर बनाया जाए कि यह हाइट जो है, जो अप डाउन है बेंचमार्क की, उसमें वह सहायता कर जाए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सहायता ही बहुत कुछ होती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं यह जो बेंचमार्क डिसाइड किए जाते हैं, यह इसलिए डिसाइड किए जाते हैं कि हमारे जो संसाधन हैं, सरकार जो रणनीतियाँ हैं वह एकदम से खरी उतरें, किसी प्रकार की दिक्कतें ना हों, और ऊंचाई का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि समुद्र ही आधार तल होता है। उम्मीद है आपको बेंचमार्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बेंचमार्क से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको दोबारा बेंचमार्क स्पेशली पढ़ा देंगे और बेंचमार्क के जितने भी पॉइंट हैं उसको पढ़ा देंगे। और कभी कभी आप देख रहे हैं और रेलवे लाइन गुजर रही है कहीं से या सड़कें बन रही हैं तो वहाँ एक फोकस का कैमरा लगा करके दूर पर एक फिर फोकस लगाता है, वो पूरी तरीके से लेवल नापता है। वह चीज़ें क्या हैं, ठीक है, कैसे वर्क करती हैं, किस प्रकार से लेवलिंग होती है, उसको हम पूरे तरीके से समझा देंगे। ये स्पॉट हाइट होता है, ठीक है, ट्रिक पॉइंट होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। फिलहाल इस एग्ज़ाम में इसका कोई महत्व नहीं है, बस बेंचमार्क का था, जहाँ पर वो भी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बता दिए बेंचमार्क होता क्या है। अलग अलग शहरों पर अलग अलग ऊंचाई पर एक ज्ञात बिंदु जहाँ पर टिक कर दिया जाता है कि यह शहर का यह स्थान सबसे ऊंचाई पर है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर अन्य वर्क, अन्य लेवलिंग की जाती हैं कि अगर यह सबसे ऊंचा है तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना जल किस साइड में प्रवाहित करें। देखिए हम ढाल में आगे देखते हैं कि यह ढाल के बदलाव के क्या कारण होते हैं। ठीक है, ढाल में जो परिवर्तन होता है
कहने का मतलब कोई भी स्थलाकृति उत्पन्न हुई तो उसके कुछ ढाल होते हैं, लेकिन वह ढाल शाश्वत एकदम से बने नहीं रहते हैं, वह हमेशा घटते और बढ़ते भी रहते हैं। अब यह देखते हैं वह घटते और बढ़ते क्यों हैं। ठीक है, वह 2 पॉइंट होता है, एक होता है अंतर्जात बल और एक होता है बहिर्जात बल। ठीक है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, यह दोनों कारण होते हैं एक स्थल रूप के सृजन के और उसके डेवलपमेंट के। ठीक है, अब देखते हैं यह अंतर्जात बल का मतलब, अंतर्जात बल हम पूरा पढ़ा चुके हैं, 1-2 लेक्चर में पूरा पढ़ाए हैं, उसको आप जाकर देख लीजिए होता क्या है। अंतर्जात बल यह कहता है कि पृथ्वी के आंतरिक जो क्रियाएं चल रही हैं, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं, वह जब आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से अलग होती हैं, तो उसका असर या उसका परिणाम हम अपनी पृथ्वी की सतह पर देखते हैं। ठीक है, एक ज्वालामुखी आता क्यों है? आसमान से ज्वालामुखी गिरता है? नहीं, पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी आता है। तो हर जगह क्यों नहीं आता है? फिर पृथ्वी के अंदर से ही आना है तो हर जगह क्यों नहीं आता है? तो उसका कारण सिर्फ यही है कि उस स्थान, उस विशेष स्थान पर, ठीक है, पृथ्वी के अंदर कुछ न कुछ हलचलें हो रही हैं, जिस कारण से वहाँ से मैग्मा निकल कर बाहर आता है, तो उस क्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो एक विशेष स्थान पर, आखिर हर कहीं तो भूकंप आता नहीं है। ठीक है, भूकंप क्यों इसी साइड में, नेपाल साइड में ही क्यों ज़्यादा आता है? आखिरकार उसका भी तो कारण होगा। क्या कारण है वह जाकर पीछे समझ लीजिए, देख लीजिए, आपको हम पूरी तरीके से समझाए हैं। तो ज्वालामुखी कहाँ आएगा? जहाँ पर आखिरकार पृथ्वी की 3 प्लेटें, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ठीक है, इसमें पूरा जब लावा भरा है, अब यह पृथ्वी की क्रस्ट है, यहाँ जो यह पतला हो गया, यहीं पर लावा फूट के निकल गया, इसको हम ज्वालामुखी कह दिए। ठीक है, यह जाकर के पिछली वीडियो में देखिए, वहाँ पर भी इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ाएं, ज्वालामुखी का पूरा टॉपिक पढ़ाएं। ठीक है, अब देखिए अंतर्जात बल। अंतर्जात बल में अगर कहीं पर टकरार हुई प्लेटों की, तो बाहरी सतह ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो उठ गया वो स्थलाकृति का निर्माण हो गया। ठीक है, कहने का मतलब अंतर्जात बल से किसी भी स्थलाकृति का सृजन होता है। और बहिर्जात बल क्या करता है? बहिर्जात बल में क्या आते हैं? आखिरकार पृथ्वी की सतह के अंदर तो बहुत सारी प्लेटें हैं जो आपस में टकरा रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं, टकरा रही हैं, टकराने का असर हमारी सतह पर देखा जाता है। और बहिर्जात बल क्या करता है कि हवा हुआ, पानी हुआ, तापमान हुआ, यह सारी चीज़ें क्या होती हैं, इस सतह पर टकराती हैं। ठीक है, तापमान पड़ा, ठीक है, तापमान जब पड़ा तो तापमान विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई, मतलब कहीं पर ठंडी कहीं पर गर्मी। जब कहीं पर ठंडी है तो ठंडी हवा और गर्म हवा। ठीक है, अब यह नेचर होता है हवा का कि हवा हमेशा ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की तरफ मूवमेंट करती हैं। ठीक है, आप सर्दियों में कभी आंधी आते नहीं देखे होंगे, ठीक है, हमेशा गर्मियों में आते देखते होंगे। तो होता क्या है, गर्मी हुई तभी तो कहीं ठंडी हवा आई हमारे पास, जब आई उसी को आंधी कह दिए। ठीक है, वेग में आई तो उसी को आंधी कह दिए। सर्दियों में थोड़ी आएगी, आपके यहाँ से ऐसे क्षेत्रों में जा रही है जहाँ पर गर्मी है, तो आपके यहाँ आएगी नहीं, आपके यहाँ से जा रही है। आपके यहाँ से जब जा रही है तो कहीं पर गर्मी जहाँ होगी वहाँ पर आंधी आएगी, और आपके यहाँ जब गर्मी होगी तो कहीं ठंडे क्षेत्रों से आएगी तो आपके यहाँ आंधी आएगी। तो इसलिए गर्मियों में हमेशा आपके यहाँ आंधी आती है। हाँ, तो हमारे कहने का मतलब क्या है, यह पृथ्वी की सतह से लंबवत परिवर्तन लाता है अंतर्जात बल। आंतरिक प्लेटें लड़ती हैं और इस पर एक ऐसी स्थलाकृति बनती है जिसमें कुछ न कुछ ढाल रहता है। अब इस ढाल में परिवर्तन कौन लाता है? ये, ठीक है, बहिर्जात बल। बहिर्जात बल में क्या, तापमान, हवा, ठीक है, और तापमान हो गया, हवा हो गया और हो गया जल, मतलब वर्षा, यह सब मिल करके इसका काट छांट करने में लग जाते हैं। देखिए,
हवा हुआ, जल हुआ, तापमान हुआ, इन सब का मेन कार्य बस इसी स्थलाकृति को एकदम प्लेन में बदल देना। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, अब वह कभी न कभी खत्म तो होगा ही। कारण यह होता है कि हमेशा उस पर हवा, जल और तापमान का असर पड़ता ही रहता है, जिस वजह से कोई भी चट्टान कट छट करके छोटा होता चला जाता है और एक दिन एकदम से प्लेन में मिल जाता है। ठीक है, उसमें अपक्षय और अपर्दन भी अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। आखिरकार कहीं पर एक घर है बड़ा सा, उसको छोड़कर चले जाइए, उसका मेंटेनेंस मत करिए, तो वह कभी ना कभी गिर के खंडहर बन के एकदम से पेनी प्लेन में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि अपक्षय और अपर्दन के थ्रू वह कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। तापमान पड़ा, तापमान से वह चीज़ें फैली, ठीक है, फिर एकदम सिकुड़ गई, फिर फैली, सिकुड़ गई, यह होते होते चट्टानें टूट फूट जाती हैं। अब जब टूट फूट के एक स्थान पे अलग हो जाएंगे उसको अपक्षय कहेंगे। बारिश हुई, पानी के साथ बहना शुरू कर दी तो उसको अपर्दन कह देंगे। अब वह अपक्षय और अपर्दन के साथ एकदम से मिट्टी में पूरी तरीके से मिल जाएंगे या एक स्थान से ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहाँ पर वह जल, वहाँ क्षेत्र का वह जल जहाँ अपने आधार तल को मिल रहा है वहीं पर ले जा कर के उसको डिपॉजिट कर देगा या ऐसे गड्ढे में भर देगा जो पेनी प्लेन के थ्रू वह एकदम समतल मैदान में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए पानी कहाँ जाएगा, अगर यह ऐसा क्षेत्र है, पानी यहाँ गिरा, ठीक है, अब यह इधर ही तो बहेगा और अपने साथ जितनी भी चीज़ें हैं, कूड़ा करकट यहाँ से लाएगा और इसमें भरता चला जाएगा। ठीक है, इसमें भरता चला जाएगा। एक दिन क्या हो गया, यह ऊंचा क्षेत्र काट छांट करके इसके बराबर कर देगा, तो ये पेनी प्लेन है। ठीक है, पेनी प्लेन में बदलना ही बहिर्जात के जितने भी बल हैं उनका यह कार्य ही है कि एक ऊंचे स्थान से काट छांट करके अगर अपेक्षाकृत नीचा वाला स्थान है वहाँ पर पाट देना, जिससे एकदम बराबर समतल मैदान बन जाए। ये तो हो गया स्लोप के परिवर्तन के कारण। ठीक है, स्लोप उत्पन्न हुआ, बहिर्जात बल उसको परिवर्तित करता चला गया। ठीक है, एक मान लीजिए ये है सतह, यहाँ पर कोई स्थलाकृति उत्पन्न हुई अंतर्जात बल के कारण, इस पर हवा, पानी और तापमान असर अपना दिखाया। आखिरकार जो चट्टान ऊपर उठ कर गई, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वह कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिन्न होगा। कहीं पर मुलायम चट्टानें, कहीं पर कठोर चट्टानें। जहाँ पर मुलायम होगी वहाँ पर मान लीजिए ज़्यादा कट गया, इस तरीके का हो गया स्लोप। ठीक है, यह ढाल इस तरीके का हो गया। यहाँ मान लीजिए यहाँ भी मुलायम थी, यहाँ भी इतना कट गया। ठीक है, अब ये देखिए इसका ढाल किसी और तरीके से होता जा रहा है, यह स्थलाकृति भी परिवर्तित होती चली जा रही है। अब यहाँ पर भी ये कुछ है, हो गया, ये किस तरीके का था, किस तरीके का हो गया। आखिरकार वह बहिर्जात बल वहीं पर अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएंगे जहाँ पर वो उनको कमजोरियाँ मिलेंगी। ठीक है, कमजोरियाँ अगर इस चट्टान की यहीं पर थी तो वह असर यहाँ पर पहले दिखा देगा, इन पर भी दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे दिखाएगा, क्योंकि ये प्रबल हैं। यहाँ पर ये चट्टानें अपेक्षाकृत इनके प्रबल हैं, ये बहुत ज़्यादा कठोर हैं, जिस वजह से अपना प्रभाव बहिर्जात बल यहाँ पर अपेक्षाकृत कम दिखाया इनके, जहाँ पर कमज़ोर चट्टानें थीं। इसीलिए हम कहते हैं यह ढाल में परिवर्तन के कारण बहिर्जात बल होते हैं और उत्पन्न मतलब सृजन, एक स्लोप का सृजन कहाँ से होता है, यह अंतर्जात बल के कारण सृजन होता है। ठीक है, कोई स्थल है वो उठेगा क्यों, क्योंकि अंतर्जात बल जब कार्य करेगा तभी वह स्थलखंड उठेगा, और स्थलखंड उठेगा तभी बहिर्जात बल उस पर अपना प्रभाव दिखा पाएंगे, वरना नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, तो ढाल में परिवर्तन के कारण है अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, यह समझ में आ गया। अब हम देखेंगे ढाल विकास। ठीक है, यह ढाल विकास होता क्या है। देखिए 3 पॉइंट देखे, एक होता है बेंचमार्क, ठीक है, और ढाल परिवर्तन के कारण देखे, ढाल परिवर्तन के कारण होते हैं अंतर्जात बल, बहिर्जात बल।
ठीक है। अंतर्जात बल किसी स्थलाकृति का सृजन करता है, बहिर्जात बल उसको काट छांट करके एकदम पेनिप्लेन में परिवर्तित करते हैं। अब हम देखते हैं ढाल विकास। आखिरकार ढाल विकास ये होता क्या है। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी, ये मान लीजिए स्थलाकृति है, ठीक है। अब हम ये नहीं कहते हैं, ये आखिरकार यह चित्र तो हम बना दिए, आपको समझना कैसे है इसको, हम यही नहीं बनाए हैं। अब देखिए, अब तो समझ में आया, यह एक क्या है, यह एक पर्वत है मान लीजिए, यह उठा हुआ एक स्थलाकृति है, ठीक है। अब हम जैसे इस साइड तैसे इस साइड, तो हम इस साइड को ना दर्शा करके इसी साइड को दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से, आपको समझना केवल है, ठीक है। हम कहिए पूरा समझा दें आपको, ठीक है। इस साइड भी होगा वही, इस साइड भी होगा वही। होता क्या है कि जो भी स्थलखंड ऊंचाई पर रहेगा सबसे ज़्यादा, पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपने तरफ खींचती है, ठीक है। अगर हम यहाँ से पानी का बहाव देखें तो बहुत तीव्र होगा, ठीक है, बहुत तीव्र होगा। और जब तीव्र होगा उसका बहाव, तो वह अपर्दन मतलब काटे छाटेगा चट्टानों को बहुत ही तीव्र गति से। जब काट देगा तो यहाँ से बहुत सारा मलबा कटना शुरू होगा। कहने का मतलब ये नदी बह रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ठीक है। यहाँ पर समुद्र है, ठीक है, ये चट्टान है, चट्टान जहाँ नहीं है वहाँ समुद्र है, तो यहाँ पर आई, यहाँ समुद्र में मिल गई। आखिरकार ये नदी यहाँ से यहाँ थोड़ी जाएगी, ऊपर से समुद्र की आधार तल को प्राप्त करना चाहेगी ना, तो यहाँ से उतरी और समुद्र तल से मिलना चाहिए। लेकिन रास्ते में जहाँ जहाँ वह गई तहाँ तहाँ गाद, मिट्टी, बालू, ये सब चीज़ें इसके साथ बहती चली गई। और ये सब कहाँ से आई मिट्टी बालू, यह इसी अपर्दन के कारण। ये चट्टानें, पत्थर के टुकड़े जब टूटते हैं छोटे छोटे महीन महीन, तो वह बालू कहलाते हैं ना, वो होते हैं पत्थर के ही टुकड़े होते हैं जो बालू कहलाते हैं। तो यहाँ से जब यह तोड़ती हुई आई तो बहुत सारे स्टेज होते हैं, बहुत सारे स्लोप होते हैं, जो कि पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा दिए कि नदियाँ जब उतरती हैं तो बहुत ही, समझ लीजिए ट्रायंगल, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बनाती हुई चट्टानों को उतरती हैं, जिसको हम स्लोप कहते हैं। अलग अलग एंगल के रूप में वह होते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ढाल विकास। ढाल विकास आखिरकार हम इससे समझा रहे हैं, अगर मान लीजिए इस साइड को छोड़ दीजिए, सिर्फ इस साइड लीजिए, ठीक है। अब देखिए, यह जो है ढाल विकास, वह नहीं कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे ढाल बन जाएं, बहुत सारे ढाल बन जाएं तो ढाल विकास हो गया, नहीं। ढाल विकास उसे कहेंगे जब यह सारे जितने भी ढाल हैं यह मिलकर के एक ढाल बना दें, तो उसको कहेंगे ढाल विकास। तो यहाँ पर देखने योग्य क्या बातें हैं, ढाल विकास हमेशा क्या हो गया, यहाँ पर गड्ढा है, ठीक है, यहाँ पर सीधी रेखा है, यहाँ पर एकदम स्लोप है, यहाँ पर एकदम उत्तलता है, ठीक है। इसको उत्तलता ही बना दीजिए आप, ये तो उत्तलता यहाँ पर है, यहाँ पर सीधा स्लोप है, यहाँ पर एकदम तिरछा कोण बनाता हुआ है, और यहाँ पर गहरा स्लोप है। अब होगा क्या, कोई नदी यहाँ से बह रही है तो होगी क्या, अगर यहाँ से बह रही है तो यह इतने क्षेत्र को काट देगी, इतने क्षेत्र को। अब यह क्षेत्र का जो भी मलबा है ये कटेगा, और यह एकदम सीधा स्लोप है, यहाँ पर तो रुकेगा नहीं, और ना ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा कटाव ही होगा। तो यह मलबा गिरेगा यहाँ पर बिछ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर बिछ गया वो तो ठीक है, नहीं तो यह सारा मलबा ले आकर के यहाँ डिपॉजिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिपॉजिट हो गया और कुछ चला गया समुद्र में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मलबा रुकेगा यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर एकदम नदियों के तली पे, ये हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। जो कट गया उसको क्या रखना, और यहाँ पर यह जो एरिया गहरा था अपेक्षाकृत, वह इतना हो गया। समझ में आ रही हैं बातें। अब देखिए, तो आखिरकार यहाँ से अब भी तो नदी बहेगी, तो यह
कहाँ तक काटेगी नदी? जहाँ तक समुद्र तल है, आधार तल, वहाँ तक नदियाँ काटती हैं। तो यह कटना ही कटना है। धीरे धीरे काटते काटते यह नदी क्या हो गई? धीरे 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 यहाँ तक आ गई ये नदी, ठीक है। और यह क्षेत्र आखिरकार यहाँ भी तो कटाव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नदियाँ जब बह रही हैं तो यहाँ भी कटाव होगा अपेक्षाकृत, इसके तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी कटाव हो गया। तो ये क्या हो गया? यह धीरे धीरे पीछे हटता चला जाएगा, ठीक है। यह पीछे हटता चला जाएगा और यह एरिया आखिरकार इतना तो कट गया ऊपर वाला, अब यह एरिया इतना भराव यहाँ पर हो गया कि ये इस तरीके का हो गया। अब यह धीरे धीरे इतना कटेगा, इतना कटेगा, इतना कटेगा कि एक दिन यह ऐसे मिल जाएगा और नदी जाकर के समुद्र में मिल जाएगी। तो यह पेनी प्लेन में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, ढाल हमेशा जो हम देख रहे हैं ना, ढाल हमेशा इस तरीके का ढाल अगर है तो यह एक ऐसा आ जाए कि ऐसे बन जाए, ठीक है। यह यहाँ का कट के यहाँ पर भर जाए, ये कट के यहाँ पर सारी चीज़ें भर जाएं और एक ऐसा ढाल बन जाए जिसको कहते हैं ढाल विकास। मतलब ढाल विकास तभी माना जाएगा जब बहुत सारे ढाल कट करके एक ऐसे ढाल में परिवर्तित हो जाएं। मान लीजिए ये ऐसा था ढाल, ठीक है, कभी ऐसा था, लेकिन आज देखिए जहाँ पर कम था वहाँ पर इसका काट के पाट दिया गया और जहाँ ज़्यादा था उसको काट ही दिया गया और एक ऐसे ढाल का विकास हो गया जो अपने आप में एक ढाल बना, ठीक है, एक स्लोप बना, एक अपने आप में पूर्ण ढाल बना, ठीक है। उसमें हजारों ढाल नहीं आए, उसमें केवल एक ढाल बना, उसी को कहते हैं ढाल विकास। देखिए, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं। हम भी किताबी भाषा बोल सकते हैं, हम भी किताब की तरीके से इसमें हम भी बोल सकते हैं ढाल प्रवणता, ठीक है। हम भी बोल सकते हैं कि यह ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट स्लोप। हम भी बोल सकते हैं यहाँ पर अवतरण हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ। इसको मत समझिए, आप सीधी सी बात समझिए कि जैसे हम समझा रहे हैं, एक जगह का कटेगा तो गहरा स्थान भरेगा। अब भरते वक्त आप खुद अपना दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ से कटेगा तो आएगा तो इसी रास्ते से, जब आएगा तो रास्ते में भी जो गड्ढे होंगे उसको भी पाटते आएंगे और आंतरिक भाग में जो आंतरिक गहराई में होंगे वहाँ पर जाकर के रुक जाएंगे, ठीक है। तो यह चट्टानें इतना कटती चली जाएंगी कि जब तक यह दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो गई, ठीक है। अब यह किताब में आप पढ़ेंगे तो यही चीज़ें हैं। अगर उसमें भ्रमित हुए तो कमेंट करके बोल दीजिएगा, एक बार किताबी भाषा भी हम आपको पढ़ा देंगे। लेकिन है ढाल का डेवलपमेंट, ढाल का विकास, इसी को कहते हैं। यह अपने दिमाग में रख लीजिए। हमारे नोट्स टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएंगे। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज है हमारा ज्योग्राफी विद कुलदीप, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको वह नोट्स सारे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। कैसे आपको लिखना है, अपने हाथ से लिखे नोट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम भी देख लीजिएगा और फेसबुक पेज भी देख लीजिएगा और इंस्टाग्राम वगैरह भी हैं, उसको भी देख लीजिएगा। हो सकता है वहाँ पर भी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें डालते रहते हैं। आज तक बस इतना ही। कल हम देखेंगे इसके ढाल के जितने भी सिद्धांत हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे भूगोलवेत्ता हैं, डेविस हुए, पेंक हुए, किंग हुए, ये सब सिद्धांत दिए हैं कि ढाल होता क्या है, किस तरीके से हम ढाल को समझ सकते हैं, किस तरीके से ढाल को आपको समझा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये अलग अलग भूगोलवेत्ता अपने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किए हैं ढाल के अकॉर्डिंग। तो हम उसको देखेंगे और बहुत ही सरल शब्दों में देखेंगे कि पेंक ने क्या कहा, डेविस ने क्या कहा, किंग ने क्या कहा, और भी ऐसे सारे भूगोलवेत्ता हैं जहाँ पर हम समझेंगे, जानेंगे और उनसे प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। बुक आप हमेशा पढ़ते रहिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर नेट से संबंधित जितनी भी बुकें हैं हम डाले हुए हैं, आप वहीं से डायरेक्ट खरीद भी सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं सिद्धांत के साथ, ढाल विकास के जो भी सिद्धांत हैं उनके साथ। आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी आपको ही पहले मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।